है। कोस्ट किसका फंक्शन होती है? कोस्ट किसका फंक्शन है? कोस्ट आउटपुट का फंक्शन है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। कोस्ट किसका फंक्शन है? कोस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन। आउटपुट। ठीक है, जब आप कुछ प्रोड्यूस करोगे तभी आप कोस्ट दे पाओगे। कोस्ट मतलब तभी आपको कोई लागत आएगी ना, जब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। फिर उसके बाद कौन कौन सी कोस्ट पढ़ी थी हमने? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कोस्ट पढ़ी थी, सेलिंग कोस्ट पढ़ी थी। सेलिंग कोस्ट क्या होती है? सेलिंग कोस्ट विक्रय लागत। ये रही, देखो, ये सेलिंग कोस्ट क्या होती है? किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, सेलिंग कॉस्ट। हाँ, मार्केटिंग करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट पे जो एक फर्म को खर्च करना पड़ता है वो सेलिंग कोस्ट होती है। ठीक है, फिर हमने बताया किया था कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट किसके रिगार्डिंग? टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितने टाइप के टाइम पीरियड होते हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स में? बताओ, टाइम पीरियड बताओ। इकोनॉमिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं? कौन कौन सा है मतलब? दो टाइप मैम। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, दो टाइम पीरियड यस को मैम। इसमें हम यस स्टडी मैम। करते हैं इकोनॉमिक्स में। वैसे तो जब आप मार्केट्स पढ़ोगे ना, जब मार्केट स्ट्रक्चर आएगा, तो आप में आपको उसमें और भी टाइम पीरियड देखने को मिलेगा कि वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, ठीक है, इस टाइप से करके कुछ मिलेगा। बट हम जो मेजरली डिवाइड करते हैं वो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। फिर हमने कोस्ट पढ़ा था कि शॉर्ट रन में कौन सी कोस्ट होती है, लॉन्ग रन में कौन सी कोस्ट है। ठीक है, ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ये ट्रेडिशनल थ्योरी है कोस्ट की, जो मैंने आपको बताया था ना कल, ये टोटल कोस्ट, टोटल फिक्स कोस्ट। इनकी ना शेप आपको ध्यान में रखनी है कि टोटल फिक्स कोस्ट कैसी होती है। ये हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब ओ एक्स अक्ष के ये समानांतर होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, इसकी शेप तो ऐसी है। फिर था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है, ये जीरो से स्टार्ट होती है और बढ़ती हुई होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ, ये इसकी शेप है टीवीसी की। टीएफसी क्या थी? कि हॉरिजॉन्टल थी, ओ एक्स अक्ष के समानांतर थी। टीवीसी आपकी इंक्रीजिंग थी, कि अगर आपका आउटपुट जीरो है तो टीवीसी भी जीरो है, और जैसे ही आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। नाम में ही क्लियर है, जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुप रखा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर के ऊपर कॉस्ट आएगी ना वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और ये जो फिक्स फैक्टर के ऊपर कॉस्ट आएगी वो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, टोटल कॉस्ट है दोनों का समेशन। अगर हम टीएफसी और टीवीसी को जोड़ देते हैं वो टोटल कॉस्ट है। ये पूरा ग्राफ आप बनाओगे। ये मैंने कल बताया भी था कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। एक सेकंड, मैं ना आपको पेंट में बना के दिखाती हूँ। इसमें अभी ये सिस्टम नहीं है, पहले ना जियो उसमें जूम पे होती थी क्लास, उसमें सिस्टम था ये पूरा ड्रॉ करने वाला। स्क्रीन शो हुई है आपको? हेलो? यस मैम। हेलो? यस मैम। यस मैम, तो हो रही है। स्क्रीन दिख रही है ना? मैंने पेंट खोला है लैपटॉप में अपने। ये प्लेन दिखा है आपको पेंट वाला, या फिर मेरी पीडीएफ शो हुई है? पीडीएफ हो रही है। पीडीएफ शो हो रही है। पीडीएफ शो हो रही है? एक सेकंड, यस मैं मैम। शेयर करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे। एक सेकंड जस्ट, शेयर स्क्रीन में हम, इसमें ऐसे तो नहीं खुलेगा फिर ये पेंट। चलो हम ऐसे ही करते हैं, फिर इससे ही पढ़ते हैं। अभी ये तो पेंट भी नहीं खुला भाई इसके अंदर। मैं तो इसमें ड्रॉ भी नहीं आपको करके दिखा सकती कि ड्रॉ कैसे करें। ओह, हो गया, चलो। पर ये तो हाईलाइट के लिए है। मैं ब्लैक ही ले लेती हूँ। देखो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा अगर ये चल गया। पहले तो आपने ओ एक्स और ओ वाई ये दो लेने हैं। ठीक है, ओ एक्सिस एंड ओ वाई आपने बताना है। जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमें यही लिखना होता है कि हमने ओ एक्स पे क्या लिया है, ओ वाई एक्सिस पे क्या लिया है। अब इसमें जैसे ग्राफ है, ओ एक्सिस पे आउटपुट है और ओ वाई एक्सिस पे टोटल कॉस्ट है। मैंने बताया कि टोटल फिक्स कॉस्ट है जो, उसकी शेप कैसी होती है, वो ओ एक्स अक्ष के समानांतर होती है। तो आप पहले टोटल फिक्स कॉस्ट बनाओगे ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन, ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट बन गई। फिर मैंने बोला था कि टीवीसी है जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, जीरो से, और वो बढ़ती जाती है। फिर आप क्या करोगे, ऐसे टीवीसी बनाओगे ऐसे करके, ये
ये आपकी टीवीसी हो गई, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया, आप इसको अपने हैंड से ड्रॉ करना, ठीक है। अब था कि टोटल कॉस्ट कैसे निकाले। टोटल कॉस्ट तो टीवीसी और टीएफसी दोनों से निकलेगी। जरूरी नहीं है कि आपको इसका टेबल बनाना है, आप इसको ऐसे भी समझा सकते हो एग्जामिनर को सीधा, आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। एक होता है कि आप टेबल से देख देख के बनाओगे, एक है बिना टेबल के ड्रॉ करना। ये आपकी टीवीसी चली गई, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर जा रखी है, ऐसे मत बनाना, जैसे ग्राफ में दे रखा है ना ऐसे बनाना, ये मेरे से ऊपर चला गया थोड़ा। फिर है कि टीसी कैसे ड्रॉ करें। टीसी सिंपल, इसके कोरस्पोंडेंस ले लो आप टीवीसी के, बट टीसी को आपने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी टोटल कॉस्ट, वो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से शुरू होगी, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट शामिल है। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारे पास 10 है, टोटल कॉस्ट में देखो 10 रुपीज हमने खर्च किए हैं फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये 10 के यहाँ से, यानी फिक्स है, तो ये फिक्स के ऊपर से स्टार्ट होगी हमारी टीसी। हेलो, पीसी माइक ऑफ कीजिए बच्चे। ये रही हमारी, ऐसे करके आपकी ये टीसी चली जाएगी, ये थोड़ा और ज्यादा ऊपर चलेगी मेरे से, ठीक है। ऐसे आप इसको ड्रॉ करोगे ग्राफ को, समझ में आया ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है? यस हाँ जी। ये लाइंस थोड़ा ज्यादा ऊपर चली गई है, प्लीज इतने ऊपर मत लेके जाना, ये मेरे से हुआ है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है ना इसमें, ये चलाने की मेरे को आदत नहीं है। तो ये ऐसे आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। अब है कि एक सेकंड, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है एवरेज कॉस्ट। कल था टोटल कॉस्ट, आज है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मैंने बताया था कि आप 1500 नोटबुक बनाते हो, तो पर यूनिट ऑफ नोटबुक बनाने की जो कॉस्ट होगी ना, आपने एक कॉपी कह सकते हो, कॉपी को जो प्रोड्यूस किया है, एक कॉपी को बनाने की कितनी लागत आई है, वो आपकी एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिर वही बात है जैसे टोटल कॉस्ट में था कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस पे आएगी, वेरिएबल फैक्टर्स पे आएगी, समझ रहे हो। आपने लेबर लगा लिया, लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है, शॉर्ट रन में आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी ना, वो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। पर यूनिट जो लेबर है उस पर जो कॉस्ट आएगी वो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, जो फिक्स्ड फैक्टर पे आएगी। अब शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर क्या है आपका, वो लैंड भी हो सकता है, वो आपकी कैपिटल भी हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, वो जो फिक्स है जिसको आप अभी इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है। जो मशीन्स आपने लगा दी तो लगा दी, आप नई मशीन्स इंक्लूड नहीं कर सकते। तो वो जो फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट आएगी ना, पर मशीन को जब आप यूज करोगे या जब आप चलाओगे, जो उसके मेंटेनेंस में जो खर्च आएगा, वो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है, फिक्स फैक्टर के ऊपर आने वाली। फिर आता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, आप इन दोनों को समेशन कर दो तो आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जैसे हमारे पास टोटल कॉस्ट आई थी वैसे ही एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी शेप कैसे होती है। टीसी का तो आपको पता चल गया कि टीसी की शेप ऐसी होगी, देखो पहले तो टीएफसी की शेप ऐसी होगी सीधा, ये थोड़ा टेढ़ा चला गया मेरे से, एक सेकेंड। टीएफसी ऐसी होगी, ठीक है। टीवीसी ओरिजिन से स्टार्ट होगी ऐसे, और टीसी टीएफसी के ऊपर से स्टार्ट होगी ऐसे, ये आपकी टीसी है। अब आपको पता होना चाहिए कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसी होती है, उसकी शेप, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से निकलेगी। ये होती है भाई आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जिसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी कि आयताकार शेप होती है इसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट की। ये आपकी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हो ना, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी, बट इतनी कम नहीं होएगी कि वो ओ एक्सिस को टच कर ले, या फिर उससे भी नेगेटिव वे में वो चली जाए, नेगेटिव चली जाए, ठीक है। जैसे ही एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट वो क्या है, टाइम के साथ कम होती जाएगी। कैसे, ये देखो इसकी शेप कैसे बनेगी, ऐसे करके, एक सेकेंड, आप इसको ऐसे बनाओगे, ये है आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। आपको ये टच नहीं करनी, कभी ओ एक्सिस पे टच कर दो, या इसको नेगेटिव नहीं बनाना, ठीक है। ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट का साइज। अब आते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है, उसका साइज कैसा होता है। उसका साइज होता है आपका यू शेप, ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। आप इसको ऐसे सिंपल बना सकते हो, जरूरी नहीं है आपको ये जो टेबल दिखा रखा है यहाँ पे, ये टेबल बनानी जरूरी है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रखी है।
ये आप इसको सिंपली अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हो। आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है ऐसे, यू शेप। समझ में आ रहा है? हाँ जी स्टूडेंट्स, यस मैम। हेलो। यस यस मैम। मैम। ये आपको ड्रॉ करनी है अपने हाथों से, ठीक है? ये आपके ऊपर है कि आप टेबल से ड्रॉ करते हो। टेबल से ड्रॉ करोगे तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा आपको स्केल 1 2 3 4 5 6, और बिना स्केल के आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? ये है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये यू शेप क्यों होती है बताओ? जब शुरू में ना एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन मतलब स्टार्ट करता है, शुरू शुरू में तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम आ रही है तो क्या है आपका, देखो आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन कम करने से शुरू शुरू में आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रही हूँ मैं। एवीसी आपकी कम होगी। एवीसी कैसे कम होगी, यहाँ ऐसे, ठीक है? फिर एक पॉइंट पर वो क्या होगी, आपकी मिनिमम हो जाएगी। मान लो इस पॉइंट पे वो मिनिमम हो गई, न्यूनतम हो गई वो। उसके बाद क्या होगा, वो बढ़ना शुरू कर देगी ऐसे। इस करके आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, यू शेप है। पहले इस जैसे इस ग्राफ में है, देखो पहले ये कम हुई है, जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया है आपकी एबीसी कम होती गई। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मिनिमम है यहाँ पर, ठीक है? और इसके बाद इसने बढ़ना शुरू कर दिया। अब एबीसी के कम होने के, बढ़ने के, मिनिमम होने के बहुत सारे कारण होते हैं जो आपको पेपर में बताना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि हम जब शुरू शुरू में प्रोडक्शन को शुरू करते हैं ना, प्रोडक्शन करना, तो एक फर्म को कई तरह की आप कह सकते हो कि एडवांटेज मिलती है, ठीक है? उसका स्केल छोटा होता है। मान लो आपने एक, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसे एरिया में फर्म लगा ली जो पूरी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है? जैसे होता है ना हर हर जैसे मैं अंबाला से हूँ, अंबाला कैंट में हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर मैं वहां पे कोई फर्म कोई मैं अपना प्रोडक्शन शुरू करती हूँ किसी फर्म में, मैं मान लो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वहां पर ज्यादा बनते हैं अंबाला में, ठीक है? मेरी फैक्ट्री है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने की, मैंने ना अभी अभी लगाई है वो इंडस्ट्रियल एरिया में। बट वो जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना वो पहले से बहुत ज्यादा डेवलप है। वहां पर अच्छी सड़कें हैं, ठीक है? उसी उसी इंडस्ट्रियल एरिया में अच्छी सड़कें हैं, यातायात की सही सुविधा है। मतलब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से डेवलप है। बिजली भी बहुत अच्छी है क्योंकि सारी फैक्ट्रीज आसपास ही हैं, ठीक है? रॉ मटेरियल भी हमें आसानी से मिल जाता है, हम एक दूसरे से भी ले सकते हैं क्योंकि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारी बना रही है ना वहाँ पे फैक्ट्रीज। मैं वहां से रॉ मटेरियल भी ले सकती हूँ। मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है जस्ट। तो शुरू में क्या होगा कि मुझे मतलब पैमाने की बचतें मिलेंगी। पैमाने की बचतें बोलते हैं उसको, आप इसको कह सकते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। शुरू शुरू में आप एक फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी, चाहे वो उसको रॉ मटेरियल सस्ते दाम पर मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। मतलब मेरी जो कॉस्ट है वो कम आ रही है प्रोडक्शन में। इस वजह से स्टार्टिंग में जब प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी कॉस्ट कम आती जाएगी। उसके बाद एक पॉइंट पर वो मिनिमम होगी, और मिनिमम होने के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है? कॉस्ट बढ़ने के भी कई सारे रीजंस होते हैं। मान लो मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई, आप पहले जो रॉ मटेरियल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का कम प्राइस पर खरीद रहे थे, मुद्रास्फीति के आने से, महंगाई के बढ़ जाने से वो जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया। अब रॉ मटेरियल महंगा हुआ है तो भाई जब वो साइंटिफिक टूल बनेगा, मान लो बिकर बन गया, बिकर मैंने बनाया है साइंटिफिक टूल, ठीक है? अगर मैं उसको बनाऊंगी, जो रॉ मटेरियल मुझे पहले कम दाम पे मिल रहा था वो ज्यादा मिल रहा है, तो मैं बिकर का प्राइस भी बढ़ा दूंगी, ठीक है? मैं अपनी कॉस्ट निकालने की कोशिश करूंगी। जब मेरा बिकर सेल होगा मैं किसी और कंपनी को बेचूंगी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी कॉस्ट कैसे इंक्रीज होना शुरू होती है, जैसे मतलब बहुत सारे रीजंस है। रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गया, आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है, एफिशिएंट लेबर नहीं है, आपकी जो लेबर है मान लो दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाए, जो स्किल्ड थी वो दूसरी कंपनी में चली जाए। बहुत सारे रीजंस होते हैं एक कॉस्ट के बढ़ने के, ठीक है? इस वजह से हमारी जो एबीसी है वो यू शेप होती है। पहले कॉस्ट गिरेगी, फिर वो मिनिमम होगी, और उसके बाद वो क्या होगी, एवरेज, मतलब फिर वो बढ़ना शुरू कर देगी। और एक प्रोड्यूसर हमेशा मिनिमम कॉस्ट पर, जहां पर ये गिरती है ना, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पर एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना पसंद करता है। उसका मतलब यही होता है कि मुझे कॉस्ट कम से कम आए और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो मिनिमम कॉस्ट पर प्रोडक्शन करना प्रोड्यूसर का एम होता है। समझ रहे हो? अब आता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट कैसी होती है। एवरेज टोटल कॉस्ट
एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर बनती है। तो इस वजह से ये भी क्या होती है, यू शेप होती है आपकी एवरेज कॉस्ट भी। ठीक है, किससे मिलकर बनेगी ये, AFC प्लस ABC, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। और ये भी यू शेप होती है, देखो इसकी शेप देखो आप, है ना यू शेप। सबसे पहले कॉस्ट गिरेगी, A पॉइंट पर कॉस्ट मिनिमम है, और उसके बाद जो है कॉस्ट बढ़ना शुरू कर देगी। समझ में आया यहाँ तक? हेलो, यस मैम। हाँ जी स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको यहाँ तक? यस मैम। सुनील, संजू, यस आप मैम। अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, आपने ध्यान रखना है। AFC हमारी क्या होती है, इसकी AFC की जो शेप होती है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, थोड़ी आयताकार होती है, कभी भी O एक्सिस को टच नहीं करती। कभी भी AFC इतनी कम नहीं होती कि वो कम होकर नेगेटिव हो जाए। ठीक है, AFC इतनी कम नहीं होती कि वो नेगेटिव हो जाए, वो हमेशा क्या रहेगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, बट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो AFC की शेप आपकी सिंपल आप ऐसे बनाओगी, ये AFC है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ABC है, यू शेप। और ABC से ऊपर ही आपका क्या है, AC है। इन दोनों से मिलकर ही तो एवरेज कॉस्ट बनती है। ये पूरा आपका एवरेज कॉस्ट का कंसेप्ट है। अब आते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट वही है कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट में डिफरेंस से निकलेगी, TCN माइनस TCN-1, ये इसका फॉर्मूला होगा। यानी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आएगा वो आपका मार्जिनल कॉस्ट है। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये टोटल, एवरेज, मार्जिनल, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे इकोनॉमिक्स में। इनको स्टार्टिंग से ही क्लियर कर लो, मार्जिनल क्या है, एवरेज क्या है, टोटल क्या है, क्योंकि हर कंसेप्ट में, हर यूनिट में आपको ये देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जब हमने सेकेंड यूनिट की थी कंज्यूमर वाली, हमने यूटिलिटी पढ़ा था, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, फिर हम आए थे प्रोडक्शन वाले चैप्टर पे, प्रोड्यूसर वाले में। उसमें हमने क्या पढ़ा था, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। और अब है हम कॉस्ट वाले चैप्टर पर, ये भी प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से है। तो इसमें क्या है हमारे पास, टोटल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट का क्या है, और मार्जिनल कॉस्ट क्या है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि एक अतिरिक्त यूनिट का, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आएगा वही आपका मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो डिफरेंस आया था वो मार्जिनल यूटिलिटी था। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, टोटल प्रोडक्ट का एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से, ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल प्रोडक्ट में जो डिफरेंस आया था वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट था। और इसी तरह एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आएगा वो आपका मार्जिनल कॉस्ट है। प्लीज इन कंसेप्ट को ध्यान में रख लेना। इससे नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो आपका रेवेन्यू का चैप्टर आएगा, और उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। रेवेन्यू है तो कैसे यूज करना है एवरेज रेवेन्यू को, उसकी क्या डेफिनेशन होगी, एवरेज प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल डिफरेंस में, कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है वो मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, ये भी आपकी यू शेप होती है भाई, ऐसे ही जैसे एवरेज कॉस्ट थी ना, ऐसे ही ये भी आपकी यू शेप होती है। यानी कि 4 बज गए। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे कम होती जाएगी, एक पॉइंट पे मिनिमम होगी, और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, कि रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जो डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स हमने पढ़े हैं, टोटल कॉस्ट पढ़ा है, एवरेज कॉस्ट पढ़ा है, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा है, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सिंपल बताना है आपने, कि जब मान लो ये सबसे पहले हम बनाएंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। जब एवरेज फिक्स कॉस्ट घटती हुई होती है, ये देखो ये कैसे बनेगा ग्राफ, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप नेट वगैरह की तैयारी करते हो ना, नेट का एग्जाम देते हो, उसमें तो इस ग्राफ को सीधा ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इसमें बताओ ये बी पॉइंट पे क्या है, ए पॉइंट पर क्या है। ठीक है, ऐसे ग्राफ देकर ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं वो।
कि बताओ इस पे बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपकी एमसी एसी मिनिमम है, एमसी इंक्रीजिंग है। आपको ना ग्राफ को देखकर बताना होता है, एनालाइज करके पूरी तरह से। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल आपने लेना है, पहले पहले आपने बनानी है एएफसी। एएफसी बनाओगे, ठीक है। एएफसी के बाद आप बनाओगे एबीसी। ये आपकी एबीसी हो गई, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ, लिखती तो नहीं हूँ, चलो ये ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद आप बनाओगे एसी, ये है आपकी एसी। और सबसे एंड में जो आप बनाओगे वो बनाओगे आप एमसी। और जब भी एमसी एसी को काटती है ना, तो वो इसके मिनिमम पॉइंट पे काटती है। आपको इस हिसाब से एमसी ड्रॉ करनी है, मार्जिनल कॉस्ट। ऐसे करते हुए ये इसका मिनिमम पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना ये वाला एसी का, ये वाला, यहां पर एमसी कट होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट एसी के मिनिमम पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है। ये आपका आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो दो टाइप से। देखो, एक फर्म है, ये है आपका क्यू आउटपुट, ये है आपका Q1 आउटपुट, ठीक है। आपका जो इसमें ऑप्टिमल आउटपुट है, मतलब जो एक फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए, वो कौन सा है, OQ1। और वो प्रोड्यूस कहां पर कर रही है, OQ। यानी कि जो एक फर्म है वो अभी अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रही है। उसको करना तो कितना चाहिए प्रोड्यूस, OQ, और कर कितना रही है, OQ1 उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, उसकी कैपेसिटी है इतनी, बट उसने प्रोड्यूस किया सिर्फ OQ। यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, रॉ मटेरियल वगैरह, लेबर, उसको उसने ढंग से यूज नहीं किया, ठीक है। इसलिए वो OQ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। करना कहाँ चाहिए उसको, मिनिमम पॉइंट पर, एसी के मिनिमम पॉइंट पर। और कहाँ किया है उसने, एबीसी के मिनिमम पॉइंट पर। समझ रहे हो। इस ये शॉर्ट रन में क्या है, आपको ये बताना है रिलेशनशिप, कि जब आपकी एएफसी घटती हुई होती है तो क्या होगा। देखो एएफसी आपकी कम हो रही है, यहाँ पर ये देखो डॉटेड जो लाइन है, ये एएफसी आपकी कम हुई। जब एएफसी कम हो रही है तो क्या हो रहा है, आपकी एबीसी भी कम होगी, ठीक है, एसी भी कम होगी, और एमसी भी कम होगी। बट उसके बाद क्या होगा, जब आपकी एएफसी मान लो ये तो कम होती जाती है, ये तो बढ़ती नहीं है, कम होती रहेगी होती रहेगी। बट जब आपकी एसी मिनिमम होती है तब क्या होता है, आपका एमसी उसको एसी के मिनिमम पॉइंट पर उसको कट करती है। जैसे ही एसी बढ़ना शुरू करती है ना, एसी किस वजह से बढ़ रही है, एएफसी और एबीसी की वजह से, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। एसी क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि एबीसी ने बढ़ना शुरू कर दिया। देखो यहाँ से एबीसी बढ़ी, इस वजह से आपकी एसी बढ़ी, ठीक है। एसी के बढ़ने से आपकी एमसी भी बढ़ती है, बट एमसी का जो बढ़ना है वो एसी के बढ़ने से क्या है, कम है, ठीक है। देखो एमसी एसी से पहले है, एमसी क्या है, एसी से पहले। एमसी जो है एसी की तुलना में कम रेट पर इंक्रीज हुई है, जबकि एसी ज्यादा बढ़ रही है। ये आपने रिलेशनशिप अपने पेपर में बताना है कि इस ग्राफ में हो क्या रहा है। एएफसी कम हो रही है, स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रोड्यूसर जब शुरू करता है प्रोडक्शन तो एएफसी कम होती है, एबीसी भी कम होती है। इन दोनों के कम होने के कारण हमारी एसी भी कम होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी शुरू होगी ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारी एवरेज कॉस्ट भी बढ़ना शुरू कर देती है मिनिमम पॉइंट के बाद, ठीक है। और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी आपकी बढ़ती है, बस उसकी बढ़ने की रफ्तार एवरेज कॉस्ट से कम होती है। समझ में आया यहाँ तक, हेलो। यस मैम। हाँ जी स्टूडेंट्स, समझ में आया बच्चे। यस मैम। किसी को देखो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। इकोनॉमिक्स में डायग्राम के ही मार्क्स मिलते हैं, थ्योरी को तो कोई भी नहीं पढ़ता। आपकी आपने लिखा क्या है, तो अगर पेपर में डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कोशिश करना कि डायग्राम वाले ही अटेम्प्ट करो। थ्योरी में मार्क्स कटते हैं, डायग्राम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम जो ए और बी पे काट रखा तो इसमें क्या चीज दिखाती मैम ये? ए और बी आपके आउटपुट को दिखा रही है बेटा, कि आउटपुट आपने करना तो चाहिए मिनिमम पॉइंट पर, क्योंकि फर्म क्या चाहती है कि इसको मिनिमम कॉस्ट आए। समझ रहे हो। तो एक फर्म को करना तो चाहिए OQ1 पर आउटपुट प्रोड्यूस, पर वो कर क्या रही है, ओ के ऊपर उसने प्रोड्यूस किया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो उसके रिसोर्सेज है वो अनयूटिलाइज हुए हैं, अंडर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का।
उसने अपनी क्षमता से कम उत्पादन किया है। करना उसको ओ के ऊपर चाहिए, कर कहाँ रही है वो, ओ के ऊपर। ओ, ठीक है। एसी को ना एवरेज कॉस्ट है, इसको ना हम एनवेलप कर्व भी बोलते हैं। एनवेलप कर्व मतलब एक लिफाफा वक्र, समझ रहे हो। एक इसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग कर्व बोलते हैं एवरेज कॉस्ट को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एवरेज कॉस्ट से एक फर्म ये ध्यान में रखती है कि उसको कौन कौन सा प्लांट वो यूज कर सकती है। समझे, आगे आएगा ये क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ, लॉन्ग रन में ही आएगा। मतलब एवरेज कॉस्ट कर्व से ना फर्म को प्लांट के साइज का पता चल जाता है, उसको ना अपनी कैपेसिटी का पता चल जाता है कि मैं कितना प्रोड्यूस कर सकती हूँ और मैं कर कितना रही हूँ। ठीक है। प्लानिंग में हेल्प करता है आपका एवरेज कॉस्ट कर्व, प्लान करने में फर्म के लिए। अब आता है लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन, पहले शॉर्ट रन पड़ा है, अब है लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन में देखो भाई कुछ नहीं होता आपका, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं होता, सीधा होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। उसमें ना तो फिक्स कॉस्ट होती ना वेरिएबल कॉस्ट होती, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सारे के सारे उत्पादन के साधन परिवर्तनशील हैं। आप वो, आपके पास एक फर्म के पास इतना लंबा टाइम है कि वो आराम से डिसीजन ले सकती है। वो अपनी फैक्ट्री को, मैं चाहूँ तो मैं अपनी फैक्ट्री को अंबाला से हटाकर, ठीक है, मान लो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में बद्दी पड़ता है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मैं उसके आसपास भी लगा सकती हूँ। मतलब मैं अपनी फैक्ट्री को हटाकर कहीं और लगा सकती हूँ, मैं अपनी लेबर को चेंज कर सकती हूँ, मैं नई मशीन्स लेकर आ सकती हूँ, टेक्नोलॉजी चेंज कर सकती हूँ अपनी फैक्ट्री में। हेलो, मैडम कह रही ये नहीं पाएगा। प्लीज ये स्पीकर ऑफ कीजिए बेटा, स्पीकर ऑफ कीजिए प्लीज। ओ भाई यार मैं भी एमबी का हूँ भाई, देखते ही स्पीकर ऑफ कीजिए प्लीज। हाँ जी बच्चे, स्पीकर ऑफ कीजिए। भाई ये ध्यान ही नहीं देगा, सारे जहाँ तेरा नाम बोलते वही प्रकट हो जाएगा। मैं आपको रिमूव कर दूंगी, स्पीकर ऑफ और ये तो कीजिए। क्या कहता, क्या कहते हैं भाई जान वो जाने दो, वो जाने किसका तेरे बात, हाँ तेरे से पूछ रहा था। हेलो, आप मैसेज कर दीजिए बच्चे, मैंने म्यूट किया है इनको। आवाज आ रही है मेरी, यस चैट में मैम। मैसेज कर दीजिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे। लॉन्ग रन की बात कर रहे थे हम, कि लॉन्ग रन में क्या कौन कौन सी कॉस्ट होती है। लॉन्ग रन में ना तो आपकी फिक्स कॉस्ट है ना वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। सिंपल कॉस्ट है आपकी, टोटल कॉस्ट बनेगी, कोई टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं, ना कोई टोटल फिक्स कॉस्ट, सीधा टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर टोटल एवरेज कॉस्ट और टोटल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट प्लस लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, वही होती है। मीनिंग सिंपल है आपका। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या होगी, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो आपकी, मतलब आप सारे जो आपके फैक्टर्स, मतलब आपने जितना भी प्रोडक्शन किया है ना, उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट आई है वो आपकी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है, ठीक है। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट हो गया। ये देखो ये निकलेगी कैसे, आप इस ग्राफ में कंफ्यूज हो जाओगे, ये बनेगा कैसे। आप इसको शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से भी ड्राइव कर सकते हो, और अगर सिंपली आपको दिखाना है, एग्जामिनर को जस्ट समझाना है, मतलब आपको ये बताना है कि मुझे कंसेप्ट क्लियर है। अगर आप ऐसे बनाओगे, पता नहीं, देखो कोई स्टूडेंट्स तो बना पाएंगे, कोई ना भी बना पाए। तो सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल टोटल कॉस्ट बनानी है आपने लॉन्ग रन। एक सेकेंड, इधर बनाती हूँ छोटी सी,
ऐसे करके सिंपल ए, इसको ना ऐसे कर देना बस। ये आपकी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ध्यान में रखना। ये ग्राफ बनेगा इसका ऐसे, ये देखो, ये सिंपल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ये बना सकते हो सिंपल सा, बट ध्यान में रखना है ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं है। फिक्स कॉस्ट की बात होती है शॉर्ट रन में। ऐसे सीधा ऐसे जाएगी ये ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर आता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और एनवेलप कर्व। मैंने बोला था ना कि एवरेज कॉस्ट कर्व को एनवेलप कर्व भी बोलते हैं, लिफाफा वक्र बोलते हैं। लिफाफा वक्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना ये छोटे छोटे जो शॉर्ट रन कॉस्ट है ना, हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, उसको कवर कर लेती है, ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या कर लेती है, शॉर्ट रन छोटी छोटी जो कॉस्ट है हमारी, एवरेज कॉस्ट कर्व है छोटे छोटे से, उनको ये क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, इसलिए इसको लिफाफा वक्र बोलते हैं, ठीक है। ये और इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं इसको। इसके इसके बेस पर एक जो फर्म है वो डिसाइड कर सकती है अपने प्लांट का साइज, कि मुझे कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। ये होता है देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये इसका है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और एनवेलप कर्व। मैंने क्या बोला है कि ये छोटे छोटे वक्र से मिलकर बनती है, छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से मिलकर बनती है, इसलिए इसको लिफाफा वक्र बोलते हैं। बनेगा कैसे ये ग्राफ, सिंपल, आप पता क्या करोगे, मैं एक जस्ट जुगाड़ वाला तरीका बता रही हूँ। एक होता है कि इसको सिस्टमेटिकली निकालना, एक ये है कि आपकी आसानी के लिए देखो सिंपल आप क्या करोगे, ऐसे एवरेज कॉस्ट कर्व बनाओगे, ठीक है। जब एवरेज कॉस्ट कर्व का जो पॉइंट है, ये जो जैसे हमने यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू किया है, आप जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाओगे ना, उसका जो पॉइंट है ना, कम होने का पॉइंट है, वो इसके कम होने के पॉइंट से टच करना चाहिए, ऐसे ऐसे। ये देखो यहाँ भी कम हुई, यहाँ भी कम हुई, ठीक है, यहाँ भी कम हुई, और एक इस पे ना, यहाँ इसके मिनिमम पॉइंट पे ना ऐसे टच कर दो, ये इसके मिनिमम पॉइंट पे टच हुई। अब जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है उसका जो बढ़ता हुआ पार्ट है वो इसको टच करना चाहिए, इसके बढ़ते हुए पार्ट को। देखो इसको मैं ऐसे कर दूंगी, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, एक सेकंड, इसमें ग्राफ में ऐसे ही तो टाइम लगता है भाई, अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं। सिंपल है, पहले ऐसे करूंगी, एक कॉस्ट कर्व बनाया, फिर ऐसे बनाऊंगी, ठीक है, फिर एक कॉस्ट कर्व इसके मिनिमम पॉइंट पे बनाऊंगी। इन दोनों का मिनिमम पॉइंट एक होना चाहिए, जो मैंने बनाया है इसका मिनिमम पॉइंट और ये इसका मिनिमम पॉइंट एक दूसरे को उन्होंने टच किया। फिर इसको ऐसे कर देंगे, ये इंक्रीजिंग पार्ट पे बनाऊंगी, ठीक है, ये वाला भी मैं इंक्रीजिंग पार्ट पे बनाऊंगी, और ऐसे करके हमारा ये एनवेलप कर्व बन जाएगा। और ये जो क्यू पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका ऑप्टिमम प्रोडक्शन को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर फर्म जो है वो एम पॉइंट पर, देखो इसमें एम पॉइंट पर क्या कर रही है फर्म, आपकी प्रोडक्शन कर रही है मिनिमम कॉस्ट पर। यही तो एक फर्म का एम होता है कि मेरे को कम से कम लागत आए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। ये यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। इसको लिफाफा वक्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये छोटी जो औसत लागत वक्र हैं अल्पकाल के, उनको ढक लेती है, उनसे मिलकर ही बनती है। प्लानिंग कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं देखो प्लानिंग कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे किस पार्ट पर प्रोडक्शन करना है। जरूरी थोड़ी है मैं क्या ऊपर प्रोडक्शन करूंगी, क्या तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन है, मतलब आप कह सकते हो कि अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर तो मेरा एम हो ही सकता है, बट मैं इसके यहाँ पर भी तो प्रोडक्शन कर सकती हूँ, इसके डिक्रीजिंग पार्ट पर जब ये कम हो रही है, ये वाला ये यहाँ भी प्रोडक्शन कर सकती हूँ मैं, ये वाला साइज भी ले सकती हूँ मैं प्लांट का, ये भी ले सकती हूँ, समझ रहे हो। मैं इतना भी तो प्रोडक्शन कर सकती हूँ, जरूरी थोड़ी है क्यों करना है, क्यों तो देखो ऑप्टिमल है, उतना तो एक फर्म को करना ही चाहिए, उसका एम होना चाहिए क्यों तक पहुंचना। बट एक फर्म यहाँ भी कर सकती है, Q1 पर कर सकती है, ये Q2 है आपका, ये Q3 है। मैं प्लांट साइज में इसमें से चूज कर सकती हूँ कि मुझे कहाँ पर प्रोडक्शन करना है, और मैं यहाँ भी प्रोडक्शन कर सकती हूँ, मान लो OM है ये या OR है, ठीक है,
इसके इस पार्ट पर प्रोडक्शन कर सकती हूँ जहां जहां ये टच कर रही है। बट अगर मैं यहाँ प्रोडक्शन करूंगी ना तो यहाँ पर रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइजेशन है। ये क्या है, ये आपका कॉस्ट का बढ़ता हुआ हिस्सा है। यहाँ पर आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, लागत आपको ज्यादा आ रही है। तो यहाँ क्यों करेगी फैक्ट्री प्रोडक्शन, यहाँ तो लागत ही ज्यादा है, यहाँ तो उसको लॉस होगा। ठीक है, या तो वो क्या ऊपर करेगी या वो इससे इधर प्रोडक्शन करेगी। इधर नहीं जाएगी एक फर्म, इधर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी लागत बढ़ना शुरू हो चुकी है और कोई भी फर्म नहीं चाहती कि उसकी कॉस्ट बढ़े, वो कॉस्ट को कम से कम रखना चाहती है। इसलिए ये जो वक्र है ये क्या करता है, प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है कि कौन सा प्लांट साइज एक फर्म को चूज करना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? हाँ जी बच्चे, यहां तक समझ में आया? यस मैम। ओके, ये आपने पढ़ लिया। ये आगे बताना है कि ये यू आकार की क्यों होती है। देखो मैंने बताया था ना कि जब एक फर्म प्रोडक्शन करना शुरू करती है तो उसको पैमाने की बचतें मिलती हैं। पैमाने की बचतें यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो बचतें किस टाइप की होती है, किस टाइप की बेनिफिट मिलती है, सेविंग कैसे होती है कि शुरू शुरू में श्रम का विभाजन करना आसान होता है। आपने नई नई लेबर लगाई है, आप उसको बांट सकते हो कि भाई 2 बंदे यहाँ पर काम करेंगे, 3 यहाँ पर काम करेंगे। बट जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है ना, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड हो गई, आपको ज्यादा लेबर लगानी है, मतलब आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते लेबर को, उसके बाद आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू होती है। ठीक है, तकनीकी बचतें मिलती हैं कि कोई टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, आपने ऑटोमेटिक मशीन लगा ली, लेबर को ऑटोमेटिक मशीन प्रोवाइड करवा दी कि आप एक बटन दबाते ही इसको चला दो। ठीक है, इस वजह से भी जो आपकी कॉस्ट है वो यू कर्व की होती है। फिर आता है कि अविभाजन की बचतें, इंडिविजिबिलिटी बोलते हैं कि कई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनको हम बांट नहीं सकते। लेबर को तो आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब किसी काम में आपने 1 लेबर लगा दी, 2 लगा दी, बट अब जैसे मशीन है, मशीन को आप डिवाइड नहीं कर सकते। मशीन तो पूरी फैक्ट्री के लिए 1 मशीन आएगी, 2 आएगी, हद से हद 10 आ जाएंगी। ठीक है, आप उस पे 10 लेबर लगा लो, चाहे आप उस मशीन पे 50 लेबर लगा लो उन्हीं मशीन्स को चलाने के लिए। यानी कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जिनको ना आप मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबिलिटी पाई जाती है। उसके कारण भी आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं। ठीक है, और अब ये कह रहे हैं कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके ऊपर के उठते हुए भाग का रीजन क्या है। ऐसे हमने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया, जब ये ऐसे इंक्रीज हुई, इसका क्या रीजन है ऊपर की तरफ उठने का? ये क्या कह रहे हैं इसका रीजन, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की हानियां। यानी आपको ना जो शुरू में बचतें मिल रही थी ना, वही आपकी हानियों में कन्वर्ट हो जाएंगी टाइम के साथ साथ। ठीक है, लेबर आपकी अच्छे से काम नहीं करेगी, आप उनको इंसेंटिव नहीं दे रहे हो। ठीक है, या आपने नई मशीन्स लगा ली बट वो पुरानी लेबर को चलानी नहीं आती, आपको नई लेबर हायर करनी पड़ेगी। अब नई लेबर आप हायर कर रहे हो, ठीक है, तो क्या नई लेबर भी मशीन के अकॉर्डिंग ही डिमांड करेगी? अगर वो ज्यादा स्किल्ड है वो तो ज्यादा पैसों की डिमांड करेगी। ज्यादा पैसों की आप डिमांड, अगर वो डिमांड करती है तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी किसी प्रोडक्ट को बनाने की। यानी जो आपको पहले पैमाने की बचतें मिली थी ना, वही टाइम के साथ साथ आपकी हानियों में, आपके लॉसेज में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे जैसे लॉन्ग रन में टाइम बीतता जाएगा। ध्यान में रखना, यहाँ पे लॉन्ग रन की बात है, शॉर्ट रन की बात नहीं है। लॉन्ग रन बहुत अनलिमिटेड टाइम होता है एक फर्म के पास। उसमें एक फैक्ट्री क्या होती है, आप एक फैक्ट्री उसमें शुरू भी कर सकते हो और अगर वो ढंग से ना चले तो उसको बंद करने की नौबत भी आ सकती है। लॉन्ग रन इतना टाइम है हमारे पास। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग रन वाला एवरेज कॉस्ट और इसमें रिलेशनशिप। ये आपके लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होती है, ये भी यू शेप होती है। ठीक है, ये बना सकते हो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप होता है। सिंपल है, आपने ऐसे बनाना है, ये आपकी LAC हो गई, ये आपकी LMC हो गई, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इसने इसको इसके मिनिमम पॉइंट पे टच किया। सीधा बताना है कि देखो भाई, जैसे जब AC गिर रही है तो MC भी गिरी है। ठीक है, एक पॉइंट के बाद AC मिनिमम हुई है, उसके बाद उसने इंक्रीज होना शुरू कर दिया, उसके बाद आपकी MC ने भी इंक्रीज होना शुरू कर दिया। ये रिलेशनशिप होता है, बस ये बताना होता है कि ये बढ़ रही है, घट रही है, और उसके 2-4 रीजन दे दो कि क्यों बढ़ी है, क्यों घटी है, मिनिमम क्यों हुई है। बस यही होता है रिलेशनशिप में। ठीक है, अब है आपका रेवेन्यू एनालिसिस। देखो नेक्स्ट चैप्टर, यहां तक समझ में आया सबको? किसी को कुछ पूछना हो? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है ग्राफ में से? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, नहीं ग्राफ ही ग्राफ है इसमें। देखो
और इसको ड्रॉ करना पड़ेगा आपको अपने हाथ से, ठीक है? यहां तक समझ में आया? कोस्ट यस वाला मैम। चैप्टर आपका फिनिश है। हाँ जी, हाँ जी सुनील पूछिए। कोस्ट वाला चैप्टर आपका खत्म हुआ भाई। अब हम करेंगे रेवेन्यू। मैंने आपको बोला था, देखो रेवेन्यू फिर से वही आएगा। रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि प्रॉफिट होते क्या है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इकोनॉमिक्स में? हम्म, प्रॉफिट निकालते कैसे हैं इकोनॉमिक्स में? मैं कहती हूँ कि मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सिंपली बता दो। आपने प्रोडक्शन किया है, आपको कॉस्ट आई है, ठीक है? मैंने मान लो मेरी फैक्ट्री है, मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, मान लो मैंने जूते बनाए, सारे जूतों का स्टॉक मैंने बेच दिया। उन जूतों के पहले तो उन जूतों को बनाने में कॉस्ट आई है। अब उन जूतों की सारी बिक्री होगी, पूरी सेल, ठीक है? जो वो सेल हुई है ना, सेल्स होकर जो मुझे रेवेन्यू मिली है, रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस वही मेरा प्रॉफिट है। कितनी मैंने लागत लगाई थी, ठीक है, मेरी इनकम कितनी हुई है, उन दोनों का अंतर वही आपका रेवेन्यू है, वही आपकी आय है। इनकम है वो आपकी, लागत और आय का, सॉरी, लागत और आय का डिफरेंस आपका क्या है, लाभ है, प्रॉफिट है वो, ठीक है? जितनी कॉस्ट आई और किसी प्रोडक्ट को बेचने से इनकम कितनी हुई, उन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट कहलाता है। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही इकोनॉमिक्स में एक प्रोड्यूसर का एम होता है। प्रोडक्शन होता ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए है, कि हम प्रॉफिट को बढ़ा पाए। प्रॉफिट बढ़ेगा, देखो, जब अगर मान लो मेरी फैक्ट्री है, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, मैं क्या करूंगी? सबको, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनका पार्ट देकर, लेबर को दे दिए मैंने वेजेस, ठीक है, लैंड को रेंट दे दिया, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया मैंने। अब लास्ट में मेरा हिस्सा बच गया, अब मैं क्या करूंगी? उस हिस्से को दोबारा इन्वेस्ट कर दूंगी, ठीक है? दोबारा इन्वेस्ट मतलब मैं उससे और ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आऊंगी, या मैं नई मशीन खरीद लूंगी। एक टाइप से इन्वेस्टमेंट ही तो है। प्रॉफिट इसीलिए तो मैं कर रही हूँ, मतलब प्रॉफिट अर्न करना, उसका मोटिव क्या है? कि मुझे भी कुछ बचे, ताकि मैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ। इन्वेस्टमेंट करोगे तो और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, ठीक है? इस तरह से ना ये साइकिल चलता जाता है इकोनॉमिक्स में। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट और रेवेन्यू का जो अंतर है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यही आपका प्रॉफिट होता है। अब आते हैं रेवेन्यू। सबसे पहले तो रेवेन्यू क्या होती है? कि एक फर्म द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचकर जो धन प्राप्त होता है ना, वो रेवेन्यू है। मैंने जूते बनाए, ठीक है, मैंने मान लो 1000 जूते बनाए मेरी फैक्ट्री में, 1000 जूतों को बेचकर मुझे जो आय मिली है, जो धन मिला है, वो आपकी रेवेन्यू है, ठीक है? और रेवेन्यू, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट उसी रेवेन्यू का पार्ट है। रेवेन्यू में से अगर मैं लागत को माइनस कर देती हूँ तो वो मेरा प्रॉफिट है। फिर रेवेन्यू में आता है कि टोटल रेवेन्यू क्या है। टोटल रेवेन्यू यानी कि 1000 जूते बनाए थे, 1000 जूतों को बेचने से जो मेरे को कुल राशि प्राप्त हुई है ना, मान लो 1000 जूते, अगर आप एवरेज 500 का भी लगा लो उनको, ठीक है, 5000 में वो चले जाते हैं, या 50,000 में वो चले जाते हैं 1000 जूते। तो ये जो 50,000 रुपये मिले हैं ना मुझे टोटल 1000 जूतों पर, ये टोटल रेवेन्यू है, मुझे जितनी धनराशि प्राप्त हुई है। एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू यही है कि एक जूते को बेचकर कितने रुपए मिले हैं मुझे, वो मेरी एवरेज रेवेन्यू है। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? कि मैंने मान लो 1000 जूते बेचे थे, अगर मुझे 1001 कह लो, या आप इससे 1002, मतलब इतने जूते मुझे बेचने पड़ गए, 2 यूनिट भी मुझे अगर एक्स्ट्रा बेचनी पड़ी है ना, तो उससे जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया है, वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। समझ रहे हो? ये कैसे, ये ना फॉर्मूलाज लिखते होते हैं जब पेपर में आप अटेम्प्ट करते हो ना, मार्जिनल रेवेन्यू आपको बताना है कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे चेंज इन टीआर ओवर चेंज इन क्यू से निकाल सकते हैं, और एक और फॉर्मूला है TRN-TRN-1, इससे भी हम मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू मैंने आपको बता दिया। अब सीधा रिलेशनशिप आता है भाई, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप होता है। जब भी रिलेशनशिप की बात आएगी, सबसे पहले तो ना आपको इनकी शेप ही पता होनी चाहिए कि शेप कैसी है। अच्छा ये बताओ, मैं कुछ पूछ सकती हूँ?
हाँ जी स्टूडेंट्स, यस मैम। मैं पूछ सकती हूँ आपसे, क्वेश्चंस ही पूछूंगी वैसे तो। अच्छा ये बताओ, चलो टोटल कॉस्ट का जो सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट कैसी होती है, उसकी शेप कैसी होती है हमारे पास, टोटल फिक्स कॉस्ट की बताओ। दार मैम। टोटल फिक्स कॉस्ट देखो, शेप ध्यान में रखनी पड़ेगी, मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट हुई टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीएफ यानी टोटल फिक्स कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट हुई टोटल कॉस्ट। फिर था हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसी होती है, एल शेप होती है, रेक्टेंगल और हाइपरबोला। ये है आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये है आपकी एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये है आपकी एवरेज कॉस्ट। ये दोनों यू शेप है और ये एल शेप है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिर था आपके पास कि मार्जिनल कॉस्ट कैसी होती है शॉर्ट रन में, वो भी यू शेप होती है। क्यों? क्योंकि एसी हमारी यू शेप है, उनकी वजह से वो यू शेप है। ठीक है, एमसी आपकी यू शेप होती है। मैं रिवाइज करवा रही हूँ, आपको ध्यान में रखना है इनको। ठीक है, फिर था लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कैसी होती है, सिंपल है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ऐसे बना दो इसको बढ़ती हुई, ये आपकी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसी होती है, यू शेप होती है, बना दो सिंपल ऐसे, ये आपकी यू शेप है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कैसी होती है, यू शेप होती है, बनाओ इसको ऐसे, ये आपकी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है। बस यही तो है कॉस्ट चैप्टर में। अब आते हैं कि रेवेन्यू कर्व कैसे होते हैं आपके, ये आ गया देखो टोटल रेवेन्यू, इनकी शेप ध्यान में रखना है। अच्छा इससे कुछ याद आया आपको, टोटल रेवेन्यू से, एवरेज रेवेन्यू से? ऐसा कर्व हमने पहले पढ़ा है यूनिट्स में, बताओ यस मैम। कौन सा था, उनसे मिलता जुलता नहीं है ये? कौन सा कर्व था वो जो हमने ऐसा सा बनाया था स्टार्टिंग में? प्रोडक्शन मैम। प्रोडक्शन भी है, और कौन सा था, यूटिलिटी भी तो है। एमयू याद है, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिमिनिशिंग होती है जब वो नेगेटिव बनती है, कैसे बनाते थे उसको हम? चलो ये तो हमारी टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू टाइम के साथ साथ आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आपकी इंक्रीज होती जाती है, ऐसे इंक्रीज होएगी, एक टाइम के बाद ये मैक्सिमम होएगी, ये इसका मैक्सिमम पार्ट है यहाँ पर, और उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगी। ये आपका टोटल रेवेन्यू कर्व है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हो, प्रोडक्शन बढ़ाने से आपकी क्या होती है, सेल्स बढ़ती है, तो सेल्स बढ़ने से आपकी रेवेन्यू ज़्यादा होगी। जब रेवेन्यू ज़्यादा होगी तो ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, एक टाइम पर यहाँ पर वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम होने के बाद आपकी रेवेन्यू घटना शुरू हो जाएगी। ये इसका नेगेटिव पार्ट है। अब इसके कोरोस्पोंडेंस ही ग्राफ बनाना है आपने एवरेज का और मार्जिनल का। जब ये टोटल रेवेन्यू बढ़ रही है तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। मार्जिनल रेवेन्यू तो कम हो जाती है आपकी, बिल्कुल नेगेटिव चली जाती है, ऐसे ऐसे नेगेटिव चली जाएगी इससे नीचे। ये ओ एक्सिस है, ओ एक्स, ये ओ एक्स है, ठीक है, ये ओ वाई है। और अगर इससे नीचे आप लेते हो ना, यहाँ से ओ से नीचे अगर आप कंसीडर करते हो तो ये नेगेटिव ही होता है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू आपकी नेगेटिव चली जाती है। जब आपकी मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होती है ना, तो उस पॉइंट पर, सॉरी, जब मार्जिनल रेवेन्यू आपकी जीरो होती है तो उस पॉइंट पर आपकी जो टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम होती है। इसको ना इससे मिला दो ऐसे, यहाँ तक, ये मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको सिंपल आप ऐसे बनाओगे ग्राफ को, ये है आपकी एवरेज रेवेन्यू। ये थोड़ा आगे चला गया। ठीक है, फिर आपने बताना है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या है, ये आपने सारा एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पर इंक्रीजिंग है, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग है, बट उतनी नहीं बढ़ रही जैसे बढ़नी चाहिए, डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हुई है ये, और यहाँ पर मैक्सिमम है। ठीक है, नीचे आपने आउटपुट लेना है क्यू, और साइड में यहाँ पर क्या लेना है, टीआर ले लो, क्योंकि यहाँ पे तो टीआर की बात है, टोटल रेवेन्यू की कर्व की बात है, तो ओ वाई एक्सिस पर आप टीआर लेंगे, और यहाँ पर आप एमआर की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप एमआर लेंगे। ठीक है, जब भी आप इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाते हो तो सबसे पहले यही काम करना है कि जैसे ही ओ एक्सिस और ओ वाई एक्सिस को ड्रॉ किया तो सबसे पहले तो लिखना है कि यहाँ पे क्या लिया है आपने। यहाँ पर अगर आउटपुट लिया तो आउटपुट लिखो, यहाँ पर प्राइस लिया है तो यहाँ प्राइस लिखो।
अगर इसके बगैर आप ऐसे ग्राफ बनाते जाओगे ना, ऐसे ऐसे, तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि तुम किसके बीच में रिलेशनशिप दिखा रहे हो, तुमने लिया क्या है साइड में, इधर क्या लिया है, इधर क्या लिया है। इससे मार्क्स कटते हैं। वैसे तो आपका पूरा ग्राफ ही गलत है फिर में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी, ठीक है। कल हम इससे हम कल मतलब नेक्स्ट करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा होता है जिसपे आपके प्रॉफिट जो है क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये पढ़ के आना कल, अच्छा मैं पूछूंगी, मैं अटेंडेंस लिंक शेयर करती हूँ आपको, एक सेकेंड।